बीटीसी तृतीय सेमेस्टर, ठीक है। और ये है हमारा सैद्धांतिक विषय 5, शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। ये पुस्तक है जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे जल्दी से फास्टली दोस्तों। यहाँ पर आपको इतने सारे चैप्टर वाइज पढ़ने को मिलेगा। आज हम लोग ये वाला कंप्लीट करेंगे फर्स्ट, ठीक है। देखिए दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं, समझते हैं। देखिए, मापन एवं मूल्यांकन शिक्षा सतत रूप से चलने वाली एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। गत्यात्मक मतलब चलने वाली, धीरे धीरे, ठीक है। गत्यात्मक प्रकृति की वजह से शिक्षा के क्षेत्र में समय समय पर विभिन्न विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित शिक्षा शास्त्री, शैक्षिक प्रशासकगण, प्रधानाचार्य, अध्यापक, अभिभावक, छात्र आदि के सम्मुख समय समय पर चुनौतियाँ एवं समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा। खैर, हम लोग आगे और देखते हैं, समझते हैं, तथा इन सभी को उन चुनौतियों एवं समस्याओं का समाधान खोजना पड़ता है। कोई भी समस्या चाहे किसी भी क्षेत्र की क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, तथा किसी भी व्यक्ति की क्यों ना हो, उस पर उचित निर्णय लेने के लिए उस समस्या एवं उसकी पृष्ठभूमि के संबंध में कुछ न कुछ जानकारी की आवश्यकता होती है। जब तक समस्या से संबंधित आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं होंगी, निर्णयकर्ता स्वयं को उचित निर्णय लेने में असमर्थ पाएगा। और यदि वह कोई निर्णय लेता भी है तो उसके निर्णय के अनुपयुक्त या त्रुटिपूर्ण होने की संभावना अधिक होती है। दोस्तों, ठीक है। अब हमने ये चैप्टर देखा और इस चैप्टर में जो पॉइंट्स है वो हम देखते हैं। क्या क्या देखना है इसमें। शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा, शैक्षिक मापन का अर्थ क्या है, मूल्यांकन की संकल्पना, मूल्यांकन के उद्देश्य, मूल्यांकन के क्षेत्र। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनेंगे पहले चैप्टर से, ठीक है। थोड़ा सा इसी अवधारणा देखते हैं दोस्तों। देखिए, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा। शिक्षा के अंतर्गत, शिक्षा के अंतर्गत यदि छात्र की योग्यताओं एवं विशेषताओं की मात्रा को गणितीय इकाइयों में निर्धारित करते तो वह शैक्षिक मापन कहलाता है। सामान्यतः शैक्षिक मापन का तात्पर्य छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों के संदर्भ में लिया जाता है, परंतु वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले सभी मापन शैक्षिक मापन के अंतर्गत आते हैं। छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि के अतिरिक्त उनकी बुद्धि, अभिरुचि, स्मृति, व्यक्तित्व, रुचि, अधिगम शैली आदि अनेक चरों का मापन किया जाता है। छात्रों के अतिरिक्त अध्यापक वृंद, कर्मचारी वर्ग, अभिभावकगण, प्रशासकगण तथा समाज का प्रबुद्ध वर्ग आदि सभी शिक्षा प्रक्रिया से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। दोस्तों, ओके। शैक्षिक मापन के अंतर्गत शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित किन्हीं व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के किसी गुण अथवा विशेषता का वर्णन किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। अथवा विशेषता का यह वर्णन गुणात्मक भी हो सकता है तथा मात्रात्मक भी हो सकता है। जैसे व्यक्ति को उनके लिंग भेद के आधार पर पुरुष तथा महिला कहना गुणात्मक मापन का एक सरल उदाहरण है। किसी गुण अथवा विशेषता के मात्रात्मक वर्णन में व्यक्ति अथवा वस्तु में उपस्थित उस गुण या विशेषता की मात्रा को बतलाया जाता है। जैसे दीपक की लंबाई 5 फुट 5 इंच है। मात्रात्मक मापन एक सरल उदाहरण है इसका, ठीक है। आप समझे होंगे। खैर, अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। मापन की अपेक्षा मूल्यांकन अधिक व्यापक है। मापन के अंतर्गत किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों अथवा विशेषताओं का वर्णन मात्र ही किया जाता है, जबकि मूल्यांकन के अंतर्गत उस व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों अथवा विशेषताओं की वांछनीयता पर दृष्टिपात किया जाता है। मापन वास्तव में मूल्यांकन का एक अंग मात्र है। मापन, ठीक है। मूल्यांकन एक ऐसा कार्य अथवा प्रक्रिया जिसमें मापन से प्राप्त परिणामों की वांछनीयता का निर्धारण किया जाता है। मापन वास्तव में स्थिति और निर्धारण है, जबकि मूल्यांकन उस स्थिति का मूल्यांकन है
किसी गुण अथवा विशेषता की कितनी मात्रा व्यक्ति में उपलब्ध है, इस प्रश्न का उत्तर मापन से प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। खैर, अब हम थोड़ा सा और बढ़ लेते हैं, इसको देखते हैं। देखिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शैक्षिक मापन का अर्थ मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। एस स्टीवेंस ने कहा है ये। आगे देखते हैं। मापन मूल रूप से एक भाग के रूप में उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा शिक्षक छात्र की किसी विशेषता को संख्यात्मक रूप से प्रदान करता है। ये कहना है मेरिसन का। मापन को किसी मान्य नियमों के अनुरूप व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के किसी समुच्चय के प्रत्येक तत्व को अंकों के किसी समुच्चय से एक अंग आवंटित करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। अंक के रूप में उसको क्या कहेंगे? उसको मापन कहेंगे। ये कहा है रिच एच लिंडमैन ने। तो काफ़ी कहा है, आप इनमें से कोई एक लिख लें। मेरे ख्याल से ये अच्छी है आपके लिए बेटर। खैर, आपको जो लगे वो आप कर लेना। आगे हम लोग देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों, प्रशासकों एवं समाज के लिए मापन का अत्यधिक महत्व है। मापन के सहयोग से छात्रों को स्वयं की शैक्षिक प्रगति की जानकारी अर्जित होती है, जिससे उसके अंदर प्रेरणा, आत्मविश्वास एवं प्रतियोगिता की भावना पैदा होती है। मापन प्रक्रिया शिक्षक के लिए भी अति महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से शिक्षक पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, पाठ्य योजना, शिक्षण सामग्री इत्यादि में समय के साथ साथ परिवर्तन लाते हैं। मापन के सहयोग से छात्रों के माता पिता एवं परिवार के सदस्य उसकी शैक्षिक प्रगति, रुचि, योग्यता, व्यक्तित्व कमियों से परिचित होकर उसे समय से पूर्व उसका निराकरण करते हैं। शिक्षा प्रशासनिक अधिकारी व नीति निर्धारकों को भी मापन के परिणामों का प्रयोग शैक्षिक व्यवस्था लागू करने एवं नीतियों का निर्माण करने में करते हैं। ठीक है, मूल्यांकन की संकल्पना देखेंगे। मूल्यांकन शिक्षा के क्षेत्र में चलने वाली एक सतत प्रक्रिया जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा को ज्ञात करके उसके संबंध में उचित या अनुचित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती। कौन? मूल्यांकन। ठीक है, आप थोड़ा सा इसमें लिख देना मूल्यांकन संकल्पना में। थोड़ा सा और देख लेते हैं। छात्रों को व्यवहार विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों के संकलन और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। मूल्यांकन की परिभाषा एक व्यवस्थित रूप में की जा सकती है जो इस बात को निश्चित करती है कि विद्यार्थी किस सीमा तक उद्देश्य प्राप्त करने में समर्थ है। M.N. डंडेकर ने कहा। M.N. डंडेकर, ये आपको याद कर लेने दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। NCERT ने मूल्यांकन को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह एक सतत एवं व्यवस्थित प्रक्रिया जो देखी गई है। पहला पॉइंट है, निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है। कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे हैं। शिक्षा के उद्देश्य कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रहे हैं, ये सभी। ठीक है, थोड़ा सा आप NCERT का नाम लेके ये 2-3 पॉइंट्स लिख दोगे अगर आपके एग्जाम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो। ये देखिए, मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग। ठीक है, वो सब देखने का कोई अर्थ नहीं है, आपको सीधा सीधा समझ लेना। देखिए, पहला शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा अधिगम क्रिया, तीसरा व्यापार परिवर्तन। ये जो टॉपिक हैं, पॉइंट्स हैं, इसको याद रख लेना। कहने का मतलब है मूल्यांकन प्रक्रिया के कितने अंग हैं, तो आप क्या कहोगे? 3 अंग हैं। कौन से? शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम क्रियाएं और व्यवहार परिवर्तन, ये सब। ठीक है, अब थोड़ा सा ये देखिए, प्रोसेस देख लीजिए आप, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मूल्यांकन के तीनों अंग परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं, इतना बता देना आप इन तीनों के बारे में। इन तीनों जब बारे में बताए हैं आपने तो इन तीनों के बारे में इतना बोल देना। मूल्यांकन के तीनों अंग परस्पर एक दूसरे से संबंधित तथा एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जब संबंधित है तो वो निर्भर भी होंगे। तो शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विद्यालय में अधिगम क्रियाएं आयोजित की जाती हैं, जिनसे छात्रों के व्यवहार परिवर्तन होते हैं। छात्रों के व्यवहार में आए इन परिवर्तनों की तुलना वांछित परिवर्तन शिक्षा उद्देश्यों से करके मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन प्रक्रिया इन तीनों अंगों को एक त्रिभुज के रूप में हम लोग देखेंगे। देखिए, अगर आप इस तरीके से डिफाइन ना कर पाए तो आप इस तरीके से करना, आपको काफ़ी पॉइंट्स एग्जाम में अंक मिल जाएंगे दोस्तों, अचीव कर पाओगे। अब देखिए, एजुकेशनल
ऑब्जेक्टिव्स। देखिए आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से त्रिभुज बना लेना, आपको बीच में लिख लेना मूल्यांकन प्रक्रिया, एवोल्यूशन प्रोसेस, इधर आपको लिख लेना अधिगम क्रियाएं, लर्निंग एक्टिविटीज एंड व्यापार परिवर्तन, ठीक है, बिहेवियरल चेंजेस। तो इस तरीके से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लें, काफ़ी अच्छा आपको इससे इफेक्ट दे दोगे अपने एग्जाम में, ठीक है। बाकी आप छोड़ते हैं, कुछ आप बना के कर देना, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लेना, ठीक है। मूल्यांकन के उद्देश्य और समझ लेते हैं दोस्तों। यदि मापन एवं मूल्यांकन के पूर्ववर्ती संकल्पना से इनके उद्देश्य स्पष्ट हो जाते हैं, फिर शैक्षिक मापन तथा मूल्यांकन के प्रमुख उद्देश्य को निम्नवत ढंग से सूचीबद्ध किया जा सकता है। देखिए, विद्यार्थी निर्धारित पाठ्यक्रम से उद्देश्य की प्राप्ति की सीमा तक प्राप्त कर लिए हैं, उससे उनका विकास किस सीमा तक होगा, विकास में बाधक तत्व कौन कौन है इत्यादि की जानकारी करना मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। कौन कौन सी बाधाएं आ रही है, इतना आप याद रख लो पहले पॉइंट में, ठीक है। अब हम थोड़ा और देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा, मापन तथा मूल्यांकन द्वारा अधिगम को प्रेरित किया जाता है। मापन तथा मूल्यांकन द्वारा क्या होता है, अधिगम को प्रेरित किया जाता है और पूर्व निर्धारित उद्देश्य तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है, और अपने जो उद्देश्य होते हैं उनको क्या वहां तक पहुंचने का जो हमारा लक्ष्य उसको पूरा करना है, ठीक है। अब हमारा तीसरा क्या है, मापन एवं मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों के पारस्परिक भिन्नता की जानकारी मिलती है, जिससे क्या होता है उनकी शारीरिक मनोवैज्ञानिक गुण दोषों का पता चलता है। ये और लगा देना आप साथ में, ठीक है। आप इतना लगा दोगे तो काफ़ी आपको पॉइंट्स अचीव हो जाएंगे। खैर, अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं दोस्तों, मूल्यांकन के क्षेत्र देख लेते हैं, ठीक है। मूल्यांकन देखो, शिक्षा में मूल्यांकन के क्षेत्र में सारणी के माध्यम से हम थोड़ा सा वर्गीकृत करेंगे। देखिए, थोड़ा सा ऐसे करके आप इसका थोड़ा लुक दोगे तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, शिक्षण, प्रशासन, निर्देशन एवं परामर्श, भविष्य कथन। देखो, हम शिक्षण के क्षेत्र में हम क्या करेंगे, पाठ्यक्रम देंगे, शिक्षण विधि देंगे, शिक्षण प्रक्रिया देंगे, शिक्षक देंगे, फिर उसमें विद्यार्थी, ठीक है। इस तरीके से आप थोड़ा सा करोगे तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट्स पड़ेगा आपका, ठीक है। इस तरीके से अब जैसे प्रशासन का क्षेत्र है, इसमें ये प्रशासन का क्षेत्र, इसमें क्या होगा, शैक्षिक नीति निर्धारण होगा, वर्गीकरण विस्थापन होगा, परीक्षा एवं मूल्यांकन, प्रमाण पत्रों का वितरण, शिक्षण से संबंधित सभी पक्ष, गुणवत्ता नियंत्रण, छात्रों के चयन, शिक्षण विद्यार्थी, शिक्षणेतर कर्मचारी आदि के कार्यप्रणाली का मूल्यांकन, इस तरीके से, ठीक है। निर्देशन एवं परामर्श के क्षेत्र में ये और देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, विषय एवं व्यवसाय चयन में सहायता देने के लिए निदानात्मक कार्य, शिक्षक विद्यार्थी आदि की समस्या के निराकरण में परामर्श देने हेतु शिक्षक प्रशासक आदि की प्रशासनिक जो दक्षता है बढ़ाने हेतु परामर्श देने के लिए क्या होता है, निर्देशन एवं परामर्श के क्षेत्र में ये सब होता है। ये 3 पॉइंट्स आप थोड़ा सा इसमें कर लोगे नोट डाउन तो काफ़ी अच्छा आप कर पाओगे अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। हमने शायद ये आपको बता दी थी, ठीक है, ये भी बता दिया। अब हमारा ये भी हो गया। अब हमारा ये चौथा पॉइंट है भविष्य कथन। छात्र की दृष्टि से भविष्य के किस क्षेत्र में सफल होगा, कार्य क्षेत्र, जैसे कि यार जैसे कोई बच्चा अपना साइंस में अच्छा है, ठीक है, साइंस में अच्छा है, वो आगे चलकर नीट का एग्ज़ाम देगा, ठीक है, तो वो भविष्य में क्या डॉक्टर बनेगा ना। इस तरीके से हम थोड़ा भविष्य कथन कर लेते हैं कि वह किस क्षेत्र में सफल होगा। शिक्षक को शिक्षक के नए आयाम विकसित करने हेतु शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में समाज की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा के विभिन्न पक्षों में परिवर्तन करने में सहायता देने के लिए, ये सभी दोस्तों, ठीक है। मूल्यांकन के का क्षेत्र, मापन व मूल्यांकन का अपना कोई अलग एवं विशिष्ट क्षेत्र एवं कार्य नहीं होता। जिस क्षेत्र में जिस कार्य में उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता वही उसका क्षेत्र में उसे पूरा करना ही उसका उद्देश्य होता है। शैक्षिक मापन व मूल्यांकन की दृष्टि से पूरी शिक्षा प्रक्रिया को निम्नलिखित क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, ठीक है। ये सभी आपको बताए तो उस तरीके से आपको ऊपर थोड़ा सा टॉपर बताया था। खैर, वो आप कर सकते हो, वो 4 पॉइंट्स, ठीक है, बताए। तो ये थोड़ा सा अभ्यास प्रश्न है दोस्तों। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, तो आप क्या करोगे, मूल्यांकन विकसित, सतत या नियमित या खंडित। तो मूल्यांकन एक प्रक्रिया सतत है,
कैसी प्रक्रिया? सतत। ठीक है। मयंक को गणित में 80 अंक प्राप्त हुआ, ये क्या है? क्या है? उसका मूल्यांकन है। ठीक है। ये वैसे दोनों जुड़े हुए हैं, मेरी ये हो गया। ठीक है। अब ये थोड़ा से प्रश्न बनेंगे, शैक्षिक मापन किसे कहते हैं? आपको ऊपर बताया था, मूल्यांकन की परिभाषा लिखो। ठीक है। ये आपको बताई थी हमने इसी चैप्टर में, आप वहाँ से देख लेना। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। ठीक है। ये आपका बेस्ट प्रश्न हम आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है। अब अगला चैप्टर हमारा शुरू हो जाएगा, मूल्यांकन की आवश्यकता है व महत्व, कल आपको बताएंगे दोस्तों। ठीक।